अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू अपफ्रंट विद मोना आलम। बहुत अहम इंकशाफात और बहुत सारी नई रेवलेशंस भी अब सामने आ रही हैं। फिर नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कुछ इस तरह की हैं और इस नौयत की हुई हैं जिसके ऊपर हम सारे सोचने पर मजबूर हैं कि ये तमाम चीज़ें किस सिमत में जा रही हैं। पानी चेयरमैन PTI को काफ़ी रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ख्वाह वो 190 मिलियन पाउंड वाला केस हो, अलकादिर ट्रस्ट केस, या फिर तोड़ फोड़ के जो 2022 के मुकदमात हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन एतबार से रिलीफ मिला है। उसमें जो नैब के गवाहान हैं उन्होंने भी कहा है कि हमने कोई दस्तखत नहीं देखा इमरान खान साहब का या उनकी अहलिया का किसी भी दस्तावेज़ पे जो कि ये प्रूव कर पाए कि उनको वाक़तन अलकादिर ट्रस्ट केस में कोई ज़ाती फ़ायदा पहुँचाया गया है। कल के रिमार्क्स भी बड़े टेलिंग थे और कल हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात प्रीएम्प्ट की थी कि ऐसा लग रहा है कि खान साहब को इसमें रिलीफ मिल जाएगा, और वो बहुत बड़ा लीगल रिलीफ आज उनको मिला। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, ये जो दुबई प्रॉपर्टी लीक्स के हवाले से नए इंकशाफात आए हैं, उनकी क्या असबाब हैं, क्या उसकी टाइमिंग, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई लीक्स होती हैं उनकी टाइमिंग्स के ऊपर बड़ी बात की जाती है कि ये इस वक्त क्यों हो रही है, जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है। और जो नाम आ रहे हैं क्या वो सिलेक्टिव हैं, क्या सिलेक्टिव नाम सामने आए हैं, कुछ लोगों के सामने आए हैं और कुछ लोगों को बड़ी होशियारी से उन नामों की फहरिस्त में से निकाल दिया गया है। ये भी कुछ बातें हैं जिनके ऊपर गौर व खौज करना ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स इस हवाले से कुछ एक नुकात हैं वो देखते चलिएगा। गैर मुल्कियों के तकरीबन 400 अरब डॉलर्स की जायदादों का इंकशाफ हुआ है इन लीक्स के मुताबिक, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। ये भी बड़ी अहम बात है कि ये सारी रेवलेशंस उस टाइम आ रही हैं जब पाकिस्तान में सरमायाकारी को राग़िब करने की बहुत पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। दुबई में जायदादें खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। 2,700 भारतीयों की दुबई में 35,000 जायदादें हैं। इसके अलावा 19,500 बरतानवी शहरियों की भी दुबई में 22,000 जायदादें हैं। गोइंग फर्दर नाज़रीन, प्रॉपर्टी लीक्स में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म दर्जन से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक सियासतदान का नाम भी शामिल है। प्रॉपर्टी लीक्स के मुताबिक सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान के 6 से ज़ायद अरकान सूबाई असम्बली की भी दुबई में जायदादें हैं। हुसैन नवाज़, आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चों अहलिया मोहसिन नकवी, फैसल वाडा, शर्जील मेमन, उनकी बेगम शेर अफजल मरवत और फरहत शहजादी, ये कुछ नाम हैं, और कुछ रिटायर्ड जर्नलों के भी जो नाम हैं वो इसमें शामिल हैं। ये कुछ मामलात हैं नाजरीन। इसके ऊपर फैसल वाडा साहब ने प्रेस टॉक भी की है, और साथ साथ ये कि जो जजेस का मामला चल रहा है, बिलखुसूस जो कह रहे हैं कि उनको दबाव का सामना है, अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर का सामना है, उसके ऊपर भी बात हुई है। वील नो एग्जैक्टली फ्रॉम द हॉर्सेज ऑफ माउथ ऑन दीज मैटर्स, बट जो बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है उन अहवाल से भी कुछ ये नुकात हैं। देखते कि प्रिसाइसली क्या मामलात सामने आए हैं जिसकी वजह से आज ये बहुत बड़ा लीगल रिलीफ है जो कि बानी चेयरमैन PTI को मिला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाजरीन बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड केस में ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। रिहाई हो पाती है या नहीं हो पाती, ये बहुत बड़ा सवाल है। अदालत ने बानी PTI को 10 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया जो गुज़िश्ता रोज़ महफूज किया गया था, और उस पर कल भी जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो काफ़ी सॉलिड थे, जैसे कि अभी मैंने इब्तिदा में आपसे अर्ज़ किया। साइफर और इद्दत में निकाह के केसेस अब भी बानी PTI की रिहाई में रुकावट हैं। आज बानी PTI को 25 मई 2022 की हंगामा आरई के भी 2 केसेस में बरी कर दिया गया। ये तमाम तर नाजरीन मामलात हैं और इनको हम लोग लेके चलेंगे, इस पर आगे बात जानेंगे कि क्या अब रिहाई होगी या नहीं होगी। कल कहा जा रहा है कि वीडियो लिंक से भी इमरान खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे नैब के ऊपर जो उन्होंने अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था। इन तमाम मामलात पे बात करते हैं नाजरीन। फौरी तौर पे अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का रुख करती हूँ। फैसल वाडा साहब यहाँ मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन करते हैं। सेनेटर फैसल वाडा फॉर्मर मिनिस्टर हैं और तमाम तर मामले पे एक बड़ा डिसेंटिंग नोट आज भी आपने प्रेस टॉक की है, उसमें कई सारी बातें काबिल गौर हैं। फैसल साहब खुश आमदीद आपको, आपसे हम लोग सारी बातें डायरेक्टली जानेंगे। रियाज फतेहाना साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। माशाल्लाह बहुत एक अहम अपनी पार्टी के रुकन है, और एक हमेशा जो एक रीज़नेबल बात होती है वो हमेशा से आपसे हमने सुनी है, नो मैटर व्हाट पार्टी यू हैव रिप्रेजेंटेड। वेरी वार्म वेलकम सर, आपको बड़े अरसे बाद देखा और बहुत अच्छा लगा। हमें कादिर मंदोखेल साहब भी नाजरीन ज्वाइन करते हैं क्योंकि लीगली हम लोग बात कर रहे हैं, और आज बहुत एक जैसे कहते हैं अहम किस्म का बिलावल साहब ने भी कौमी असम्बली में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि भाई उंगली टूट पे ज़रा सी खरोंच आने पर जो PTI ने रिएक्शन दिया, हमने तो कंधों पे भी जनाजे उठाकर उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
तो ये बड़ी अहम क्रिटिक है जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है। कादिर साहब, आपको बहुत खुशामदीद, आपसे इन तमाम मामलात पे जानूंगी। फैसल वाडा साहब, आपने कुछ बात की और मैं आप ही का शॉट आपको सुनाती हूँ जो कि काफ़ी एक क्रिटिसिज्म के जुमरे में लिया जा रहा है कि आप तो बाकायदा मतलब तड़ी करा रहे हैं शायद कुछ लोगों को। सुनिएगा, फैसल वाडा साहब को ही मैं उन्हीं की बात सुना रही हूँ, फिर सवाल करती हूँ। उछाले, मैं आपके पगड़ी का फुटबॉल बना दूंगा। इसमें इन जनरल सबके लिए, इन जनरल एट लार्ज सबके लिए। अब शॉर्ट नाज़रीन, अब अगर किसी ने पगड़ी उछाली तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। और आपने ये कहा बदमाशी का जवाब बदमाशी से दिया जाएगा। आपसे आप पे ये तनकीद हो रही है कि आपको क्या लग रहा है कि किसने बदमाशी की? क्योंकि जो जजेस हैं जो कि कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं हमारे साथ उल्टा बदमाशी हुई है और हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम तो अपने लीगल फोरम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें बदमाशी आपको क्या नजर आई? बहुत शुक्रिया मोना साहब। देखिए, मैंने तो किसी के बारे में कोई बात नहीं की, ये मेरी आज से नहीं, अगर आप मेरी 2018 की कैंपेन देखेंगी, दैट्स हाउ आई एम बॉर्न। ये मेरी स्ट्रीक कह लें, आप मेरी कमज़ोरी कह लें, आप मेरी इसको स्ट्रेंथ कह लें। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप समेत आप मुझे इज़्ज़त देंगे, मैं डबल इज़्ज़त दूंगा, आप इतराम देंगे, मैं डबल इतराम दूंगा, आप प्यार देंगे, मैं डबल प्यार दूंगा, बदमाशी करेंगे, डबल बदमाशी करूँगा। दैट्स हाउ आई एम बॉर्न, दैट्स माई स्ट्रीक। मैं तो किसी को एड्रेस, मैंने उसमें बड़ा पर्टिकुलर कहा इन जनरल, दिस इज द वे आई एम, दिस इज द वे आई एम बॉर्न, सिंपल, पीरियड। आपका रेफरेंस किसी की तरफ नहीं था? नहीं था, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। देखिए, मेरी पगड़ी उछली, दुबई लीक्स में नहीं, हाँ। दुबई लीक्स तो देखिए, वहाँ तो मैं पहले बता चुका हूँ कि वो जो 2 हाउसेज हैं उनका पुराना टाइम था जब वो आइन और कानून के लोगों को मिलाकर सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऊपर नीचे उठाते खड़ा करते थे, बिठाते थे। अब मैंने कहा कि वो टाइम चला गया, अल्लाह की मेहरबानी, अब हमारे जैसे लोग आ गए, हम उठाना भी बताएंगे, बिठाना भी बताएंगे, उल्टा करके लिटाना भी बताएंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो इसकी कॉनोटेशन के अंदर अब लीक्स है, लीक्स वो है जो आपसे मैंने छुपाई हुई है जी। आप मुझे कह रही मैं लाल रंग की कॉफी पी रहा हूँ, तो आपने इसमें क्या बात कर दी? भाई मैं पी रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है। मतलब आपके कहने का मकसद है डिक्लेयर्ड चीज है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं की जरूरत थी। अच्छा, दूसरी तरह आप ये कह रहे हैं कि दुबई एक जुमरा ये है कि दुबई को जो हमारा दोस्त मुल्क है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इल गॉटन मनी लेके जा रहे हैं, वो कोई हब है जहाँ छुपाया जा रहा है। दुबई हमारे पास इन्वेस्ट करने आ रहा है SIFC के अंदर, कंट्रोवर्सी आप क्रिएट कर रहे हैं। आप फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं लोगों ने डिक्लेयर भी की हुई, लोगों की प्रॉपर्टी भी है, दुबई बहुत अच्छा एरिया है, हमारा दोस्त भी है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। तो भैया व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ डूइंग दिस? आपने क्या फाइंडिंग की है? व्हाट डिड यू फाइंड? समथिंग आई हैव इन्फॉर्म्ड, आई हैव टोल्ड। व्हाट आर यू फाइंडिंग? What is your finding? डिक्लेयर्ड चीज में तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। था ना। अच्छा, फिर आपने सिलेक्टेड कर दिया। आप ये भी तो बताएं ना किसने की है? आपके व्यू में भाई ये देखिए ना, बैनुल-अक़वामी और साजिश और इंतशार तो बैनुल-अक़वामी और लोकल मिलके करते हैं ना। दुनिया में कंट्रोवर्सी इसी तरह बनती है, करेक्ट, कत्ल गारत भी इसी तरह होते हैं। गालिबन कोई जज रिटायर्ड है, हाजिर की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो बाइफर्केशन क्यों है? किसके नाम निकाले गए हैं, किसके नाम डाल दिए गए हैं, क्यों डाल दिए गए हैं, किस 6 नामों पे एम्फेसिस है? मैं आपसे खुल के पूछती हूँ, आप बताएं कि आप खुल के ये बताएं ना हमें कि लोकल हैंडलर्स आपके व्यू में कौन है जो कि आपको लगता है कि आप साजिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं और बैनुल-अक़वामी मनफी लॉबीज के हैंडलर्स बने हुए हैं यहाँ पे, प्रॉक्सीज बने हुए हैं। देखिए, मेरा तो बड़ा कैटेगोरिकली मेरा ट्वीट आपको बता देता है, बिफोर टाइम बता देता है, ठुस कर देता हूँ मैं सब चीज़ों को, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। बट माई पॉइंट इज़ कि अगर आप इसको बड़े कैनवस में देखें, आज़ाद कश्मीर हवा पकड़ लेता है 3 दिन के अंदर, लीक्स आ जाती हैं। अच्छा। उसके बाद IMF की ये सारे आप कहते हैं किसी ग्रेटर गेम का हिस्सा है? ग्रेटर गेम का हिस्सा नहीं, SIFC को फ्लॉप करना है अपने मकासद के लिए, क्योंकि एक आदमी ने झंडा लहराया है। आपने खुल के बात की है कि SIFC के खिलाफ साजिश है। बिल्कुल, चीफ का जो इनिशिएटिव है जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी हो रही है, उसको सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है। सिंपल, इसमें कोई दो राय नहीं होती। PTI का भी इसमें आप समझते हैं कि कोई जुज़ है जो कर रहा है? मैंने तो कहा, लेकिन सारी कैंपेन में सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, सब गेम्स का हिस्सा होती हैं। अभी भी जो सब कुछ हो रहा है, जो अदालतों में भी तमाशा लगाया हुआ है, उसमें भी अगर आप कहें कि पीछे से हवा पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियन नहीं दे रहे तो दे रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, इसमें कोई वो बात नहीं। देखिए, मैं तो अदलिया से भी सवाल आपने बाबर सत्तार साहब के वाले से भी कहा है कि आप जानते नहीं है, लेकिन आप उनके खिलाफ हैं। जानते नहीं है तो आप उनके क्यों खिलाफ? मैं तो खिलाफ नहीं, मैंने कब कहा? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात नहीं की? नहीं, मैंने तो ये बात नहीं की कि मैं उनके खिलाफ हूँ। मैंने कहा मैं तो उनको जानता नहीं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो सवाल कर रहा हूँ। आपने कहा सोशल मीडिया पे कैंपेन हो रही है, आपने उसके ऊपर नोटिस लिया। मेरी गुजारिश ये थी कि जब हमारी वालदा जब दुनिया में नहीं रही, उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, तो आप एक आवाम के लिए भी ऐसा नोटिस ले लेते। जो रेप हुई हुई बच्चियाँ हैं गरीबों की, उन पर भी नोटिस ले लेते। फिर मैंने आपसे सवाल किया 19A के तहत कि जी मुझे आप बता दें कि आपने राइटिंग में कहाँ दिया है कि आपके पास ग्रीन कार्ड था। आप आर्टिकल 2A के तहत का कोड ऑफ कंडक्ट जो है जजेस का, वो बताता है कि आपको
अल्लाह से डरने वाला होना चाहिए, ज़बान आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रीड आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, कॉशियस आपको होना चाहिए, ब्लेमलेस होना चाहिए। तो अगर आपने लिखा है रिपोर्टेड, प्रायर का वर्ड यूज़ किया, आप जज बनने से पहले, बाबा सत्तार साहब जज बनने से पहले, जज नहीं थे, जज बनने से पहले वो उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिल्लाना साहब को बता देते हैं, तो उसकी कोई कमरा नंबर 2 के अंदर फाइल नंबर 304 होगी जिसके अंदर वो रिकॉर्ड पड़ा होगा। हम तो ये मांग रहे हैं, 15 दिन हो गया आप उसको जवाब नहीं दे रहे। 19 से नहीं मुझे राइट दिया, एज लेजिस्लेटर भी मेरा राइट है। और अगर मैं कानून बनाते हुए ड्यूल नेशनल नहीं हो सकता तो क्या मॉरली फैसला करने वाले ड्यूल नेशनल होकर बैठ सकते हैं जजेस? दोहरा मेयार तो नहीं, आपके लिए जो चीज़ हराम है वो मेरे लिए हलाल नहीं है। कि आप कह रहे हैं आप जानते नहीं है, लेकिन आपकी जो उनके ऊपर जो सवालिया निशानात हैं वो कई ज्यादा हैं। नहीं, मैं देखिए मोना साहब, इसको मुझे 2 मिनट देते फिर आप जरूर टाइम दे दीजिएगा। देखिए मैं इसी तरह अतर मिल्लाना साहब है, जज साहब, मेरा गुमान है कि वो सह सुर्खियाँ और मीडिया की चमकजोइयों के लिए फैसले नहीं करते, ये मेरा गुमान है। मैं समझता हूँ वो बुज़दिल आदमी नहीं है, ये भी मेरा गुमान है। मेरा गुमान है जबकि वो उन जजेस में उनका भी शुमार है जिन्होंने, वो बहुत सख्त आदमी है, क्योंकि मैं अपेयर नहीं हुआ, मेरा केस गया था तो वो मेरिट पे कागज़ को देखते, मेरे तो कागज़ भी थे। मुझे एक चीज़ की 2 दफ़ा सजा दी कि उसका ट्रायल भी नहीं दिएगा, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी हाजिर। लेकिन क्योंकि आप इतने सख्त आदमी हैं, क्योंकि आप बेबाक हैं, क्योंकि आप गैलरी के ऊपर नहीं खेलते, क्योंकि आपको मीडिया में हीरो बनने की शौक नहीं है, क्योंकि आपको कोई खास आदमी आके नहीं मिलता, कि कोई आपको खास आके नहीं मिलता, कोई लीडर आपसे राब्ते में नहीं था, कोई आपको खरीद नहीं सकता। कोई आपको शायद आप अतर मिल्लाना साहब को कह रहे हैं कि वो ठीक है, लेकिन आपको उनके ऊपर भी सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपकी इतनी सारी क्वालिटीज हैं, आप तारीखी फैसले करते रहे हैं, आपकी तारीखी फैसलों को तारीख याद रखेगी, इतनी सारी चीजों के बाद आप जब मुझे मेरे केस में रियायत असूल और प्रिंसिपल्स पर नहीं देने को तैयार थे, तो मैं समझता हूं, मेरा गुमान है कि आपने राइटिंग में लिया होगा रिकॉर्ड। और फिर जिन जज हजरात ने 1 साल के बाद कहा कि मदाखलत है इंटेलिजेंस एजेंसीज की, कल परसों भी कहा, तो उसमें शवाहिद दें। ज़बानी तो कोई चीज़ नहीं होती, वो कहते हैं ना, नो वर्क इज फिनिश्ड टिल द पेपर वर्क इज डन। राइट। आपके यानी उनके लिए भी वही सवाल आते हैं। फतियाना साहब, अब जाहिर है जब भी कोई इंटरनेशनल ऐसी कोई लीक्स आती हैं, प्रॉपर्टीज़ के इंकशाफात होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वो जमात है जो कि बहुत एक्साइटेड होती है, लेकिन इस दफ़ा फरहद शहजादी साहिबा, जिसके बारे में खान साहब भी कह चुके हैं अरेस्ट होने से पहले कि वो उस बेचारी के पीछे बिला वजह पड़ गए, और शायद कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीमा खान साहिबा, अहलिया जो हैं खान साहब की, उनके भी नाम है। तो आप क्या वाक़तन अब पीटीआई ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि नहीं, ये सारी 2 पार्टियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन जो हमारी तरफ के लोगों के नाम है वो बिल्कुल क्लीन मनी से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बनी है, इनका सारा इलिसिट मनी है? देखिए, मसला ये नहीं है कि किस मनी से प्रॉपर्टी बनी है। पहले पनामा लीक्स का मामला आपके सामने है, अब दुबई लीक्स आई हैं नई, में तकरीबन $12.5 अरब की इन्वेस्टमेंट 17,000 पाकिस्तानियों ने की है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक FBI और जो पुलिस है ये अपना रवैया मेरिट पे नहीं करेगी, जब तक लोगों की जान और माल की हिफाजत नहीं होगी, जब तक सियासी दबाव इदारों पे काम नहीं होगा और लोगों को एहसास हो कि उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूब नहीं जाएगी। यहाँ पे आपको मालूम ही है कितने यहाँ फ़राड, इतनी चीटिंग, डकैतियाँ, चोरियाँ, अगवा बराए तवान, अमन अमान की मखदूज सूरत हाल, इस वजह से लोग मायूसी का शिकार जब होंगे तो फिर बाहरी मुल्क को निकलेंगे ना। आप देखें कि पिछले 2 सालों में 2022 और 2023 में पाकिस्तान की तारीख की दूसरी बड़ी हिजरत हुई है। 1947 में सबसे बड़ी हिजरत हुई थी, उसके बाद अगर इतने सालों के बाद हुई है तो इन 2 सालों में उनमें कौन लोग बाहर गए हैं? नंबर 1 जो खाते पीते सनतकार, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ औने पौने बेच के अपनी फैमिली के साथ, आप वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात अपनी फैमिली के साथ इमिग्रेशन लेकर बाहर चले गए। और आपने स्पेसिफाई किया 2022-23 में ये सब कुछ ज़्यादा हुआ है, और अदाद शुमार सब मौजूद हैं सब। यानी खान साहब के साथ जब से वो गए हैं तब से लोग मायूस हो गए। अच्छा, नंबर 2 आप देखें कि इसी दौरान में तकरीबन 5 लाख टेक्नोक्रेट्स पाकिस्तान को छोड़कर गए, इसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, वो जो बेरोज़गार नहीं थे, वो ये कोई भी तबका इनमें से बेरोज़गार नहीं था, पैसे वाला था, टेक्नोलॉजी जानता था, उसे ब्रेन ड्रेन भी हुआ। इन्हीं 2 सालों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट बैरून मुल्क अपने जो मुतवस्सित तबका के बच्चे हैं, उन्होंने अपने माँ बाप की दुकान, मकान, ज़मीन 2 एकड़ बिकवा के भी बाहर जाकर फीस भरी है और दुनिया में चले गए। मैं इसीलिए ज़रा क्लैरिटी के लिए पूछ रही हूँ कि आपका ये ख्याल है कि ये खान साहब के जाने से उस पूरी चीज़ से रिजीम चेंज, जिसको खान साहब खुद कहते हैं रिजीम चेंज, उससे मायूसी हुई? जब अदम सियासी इस्तेकाम होगा तो उसके असरात मुआशी इस्तेकाम पे होंगे।
और जब अदालतों से लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा तो उसके बाद लोगों का एतमाद अदालतों से उठ जाएगा। तो इसका नतीजा यही निकलना था ना। और जो जजेस के ऊपर जो सवालिया निशाना जैसे वाडा साहब ने उठाए हैं, वो देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि 75 सालों में, मैं कब कह रहा हूँ, जस्टिस मुनीर भी पाकिस्तान में थे, जस्टिस नसीम शाह भी पाकिस्तान में थे, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में एक फ़ैसला भी किया है। ये तो अदलिया खुद मान रही है कि जजों का रोल जो होना चाहिए पाकिस्तान में, मेजॉरिटी तो अच्छे जजों की भी कमी नहीं है, अच्छे लोगों ने यहाँ पे बड़े अच्छे दुरुस्त फैसले भी किए हैं। तो जब तक जज भी एक तो मुतबरस्ती होती है और अवाम जो काजी है इस्लामी नुक्ता नज़र से भी, तो उन पर कौम का इत्मीनान तो होना चाहिए ना। जहाँ जहाँ ख़राबी है उसको दूर होना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेसी में है, वो सियासतदानों में है, वो बिजनेसमैन कम्युनिटी में है, वो जुडिशरी में है, वो मीडिया में है। जब तक हम अपनी गलतियों का इदराक नहीं करेंगे और सच्चाई के साथ खड़े नहीं होंगे, हक सच की बात नहीं करेंगे। आपको ये तो नहीं लगता कि जैसे वो अगर कह रहे हैं हमें प्रेशराइज किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो वो उनको बदनाम करने के मुतरादिफ है ये वाली बात? मैंने ओवरऑल देखें ये मामला, वो कह रहे हैं सबूत भी नहीं है, सबूत देखिए तो ये मामला चूँकि ऑलरेडी सबजुडिस है, सुप्रीम कोर्ट के पास ज़ेर समाअत है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। सिर्फ यही कहूँगा कि जज को भी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और जजों को भी सही फैसले करने चाहिए, किसी किस्म के दबाव में आए बगैर। अदल और इंसाफ तो ऐन इस्लाम फ़र्ज़ है ना, और जहाँ से भी वो किसी भी दबाव से या किसी माली मामलत फ़ायदे के लिहाज से या किसी रिश्तेदार के मजबूरी की बिना पे अगर कोई फ़ैसला गलत होता है तो उससे इंसाफ मर जाता है। जब इंसाफ मरता है तो रिश्तेदार की मजबूरी की बिना आप कह रहे हैं, जैसे कि वो कह रहे थे ना किसी कि किस्म का भी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ ना, ये बातें नहीं मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तो खत में भी दर्ज है ना। तो जब भी कोई फैमिली लेवल पे प्रेशर था, हक और सच और इंसाफ से हट कर होगा, उससे अदम इस्तेकाम होगा, मायूसी होगी, बेचैनी होगी, और उससे फिर लोगों की पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन भी होगा, सरमाया भी बाहर जाएगा। वो दुबई में सिर्फ अभी तो एक मुल्क के अदादो शुमार रहे हैं। अगर ऐसे बाकी दुनिया के बाकी मालों को भी टच कर लें तो मेरे ख्याल आपको 100 अरब रुपए से ज़्यादा आपको नज़र आएंगे, जो मुल्क से 100 अरब डॉलर से जो पाकिस्तान से। कादिर मंतोखेल साहब भी चुके हैं तो उनसे ये कानूनी नुक्ता नज़र भी जानते हैं, ज़ाहिर सियासी एज वेल। आज बिलावल साहब ने बहुत गरज बरस के PTI को आड़े हाथों लिया है असेंबली में और बहुत तनकीद की है। अब अयूब साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब ने, बैरिस्टर गौहर फिर निकले हैं बाहर, उन्होंने कहा है कि हदफ भी नहीं किया स्पीकर ने तमाम उन गैर पार्लिमानी अल्फाज को जो कि उन्होंने अदा किए PTI अरकान के खिलाफ, और बहुत आप कहते हैं, उन्होंने कहा ये इंतहाई नामुनासिब है, उनकी कड़ी मजम्मत करते हैं। दानियाल चौधरी भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली PMLN से, वो भी इसका कानूनी और जो सियासी पहलू है बताएंगे। वार्म वेलकम आपको भी दानियाल साहब। बट कादिर साहब, जवाब आपका पहले। देखिए, पहले तो मोहतरम फतियाना साहब जो मंतक पेश करे, मुझे बड़ा एहतराम है इसके लिए कि ये जो 11,000 अरब का वहाँ पे डॉलर जो है ना वो प्रॉपर्टी है दुबई में, ये मुल्क की वजह से यहाँ ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। तो मोहतरम जरा पूरा वो डेटा तो पढ़ ले। 29,000 भारतीय है और इसी तरह 8 अरब डॉलर जो है ना यूके के, वहां कौन सा मसला है? 8,500 प्रॉपर्टी सऊदी अरब वालों की है, वहां कौन सा मसला है? तो ये मंतक तो आपका किसी तरह से काबिल कबूल होगा नहीं कि ये लोग इस वजह से कर रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो बाहर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कानून में कोई कदगन नहीं है। एक चीज है कि आपको पाकिस्तानी जो FBR है इनकम टैक्स में, वहां पे रजिस्टर्ड ओन करना चाहिए, ठीक है? तो ये तो कोई खास बात नहीं। और दूसरी बात ये कि 11 अरब डॉलर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आप टोटल अगर आप गिन ले तो सियासतदान 25 भी नहीं होंगे। ये बाकी कौन लोग हैं? ये बाकी कौन लोग हैं जिनके ऊपर कोई देख नहीं रहे? ये सबसे ज्यादा जो करप्ट लोग हैं वो तो ब्यूरोक्रेट है, क्या जजेस तो नहीं है। फिर दूसरी बात, फैसल वाडा साहब के साथ मैंने सियासी जंग लड़ी है, मुझे मैं ये कहने लगी थी फैसल वाडा साहब जिससे मैंने नहीं रहे थे, आपने बाय इलेक्शन लड़ा था, देखिए फैसल वाडा साहब की प्रॉपर्टी जो उन्होंने डिक्लेयर की है वो यूके में, दुबई में, गलबन मलेशिया में, तो वो तो पूरा FBR में मौजूद है। उस वक्त भी जब मैंने उस वक्त केस किया था। अच्छा, आप दूसरी बात की कि फैसल वाडा साहब ने जो 2-4 बातें की है जजेस के हवाले से, सबसे पहले तो बात ये कि इन जजेस को जो 6 जज जिस खत में मौजूद है, 7वां जो आखिरी खत में मौजूद नहीं है, जस्टिस मियां गुल औरंगजेब साहब और पहले वाले में शामिल है, और वही जज अभी भी जाके बेंच में बैठे हुए फैसले करे। जो जजेस ये कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर है, वो
केसेस क्यों चला रहा है, उसको तो कलम छोड़ हड़ताल करनी चाहिए और चीफ जस्टिस को उनको साइड लाइन करना चाहिए कि जब तक आपका फैसला नहीं होगा आप ना करें। अच्छा, फिर सवाल ये कि इन जजेस को पता है कि आइन का आर्टिकल 204 या 2003 का जो ऑर्डिनेंस है तोइनी अदालत का, ये उसको अच्छी तरह पता है। नहीं पता है तो जाके देख ले बाबर सत्तार साहब का फैसला, जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को लिटरली उसको जलील करके नचवाया था। फिर एक इंस्पेक्टर का नाम तक आप नहीं लिख सकते हो। और फिर मेरे ये सवाल है, अगर मुना साहिबा, अगर आप मुझे बोले कादर खान मंदोखिया ने मुझे धमकी दिए, तो आपको साबित करना पड़ेगा किसके सामने तो बात आप तो इत्तेफाक कर रहे हैं वाटा साहब की ज्यादातर अक्सर और बेशतर बातों से कि आप कहते हैं कि अभी तक जो सब्सटैंशिएटेड नहीं है ना, एविडेंस नहीं है। जुमला सुन लो पूरा। मैं ये आज के प्रोग्राम में नहीं कह रहा हूं, मेरे सारे टॉक शो देख ले मैंने किए। अगर ये जजेस को बकायदा कमीशन के जरिए साबित करना पड़ेगा कि फला आदमी ने फला टूल नंबर से या पर्सनली आके फला के सामने मुझे धमकी दिए, और अगर साबित नहीं कर सके तो उन सबको तो बरतरफ करना चाहिए। फिर वो कहते हैं उनके घरों में तो कैमरे लगाए गए हैं और इस तरह का उनके साथ जो है वो उनके साथ जातियां हुई हैं। ये सारी सुनो। अच्छा, दूसरी बात ये कि हजारों फैसले इन 7 जजेस ने किए होंगे। एक बानी पीटीआई का जिक्र किए, जिस 4 लाख लोगों का मुकदमा लेके मैं एज ए स्पेशल कमेटी मैंने डायरेक्शन दी थी, उसको आपने किस कानून के तहत अड़ाई, किसने आप पे प्रेशर डाला, उसका नाम भी बता दे। सवाल ये कि ये एक ऐसी हवा चल रही है, पता नहीं किसके कहने पे कर रहे हैं। और आजाद कश्मीर में जो हुआ वो भी सारा के सारा पीटीआई का जो है ना इश्तियाल फैलाना है, जिसमें इंडिया के एजेंसियां भी शामिल है। वहां पे जो ये बड़ा संगीन इल्जाम है कि आप कहते हैं भारतीय एजेंसीज के साथ मिलकर आप सुन ले पुलिस वालों को, सुनो, पुलिस वालों को देखते ही वो मारते। ओ भाई, क्या आपको पुरअमन एहतजाज है, आपकी जो मसाइल है आप हुकूमत के सामने एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस वालों को देखते ही आप नीचे फेंकते हो, आप उसको डंडे मारते हो, आप उसकी उर्दी होता। तो ये कौन कर सकता है? ये तो सिर्फ हिंदुस्तान कर सकता है। पाकिस्तान में तो कोई ऐसा शख्स या पार्टी नहीं होगा जो इस तरह कर सकेंगे। तो इसकी भी तफ्तीश होना चाहिए। आखिर ये पीटीआई हमारे कायदीन हमसे अलग किया गया, शहीद के कर दिए। तो आपने तो बड़ा खुल के बात किया, आपने कहा आपने इस हद तक आया कि नेक्सस है, आप कह रहे हैं। मैं फतियाना साहब से पूछूंगी कि इज ही प्रिवी टू सच इंफॉर्मेशन के भारतीय एजेंसीज के साथ नेक्सस है उनकी जमात का। बट दानियाल साहब, आपकी तरफ ये मामला लाती हूँ, ये तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा ना कि शहादतें हुई, अनफॉर्चुनेट था जो कि कश्मीर में हुआ, लेकिन यहाँ 2 पार्टिसिपेंट्स फैसल वाडा साहब भी कह चुके हैं और अभी कादर साहब भी कह चुके हैं कि उनको लगता है कि ये प्रोवोक्ड था और ये सारा कुछ पीटीआई और भारतीय एजेंसीज जो है वो करा रही हैं। लेकिन ये कि फिर आपके प्राइम मिनिस्टर क्यों मान रहे हैं कि जो कुछ हुआ है वो अनफॉर्चुनेट था और ये सब नहीं होना चाहिए था? वो तो कह रहे हैं उनके ऊपर फायर वगैरह हुए हैं और प्रोटेस्टर्स को इस तरह से फिर मैन हैंडल किया है। देखें जी, इसमें एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है कि जो प्रोवोक्ड भी होते हैं वो लोगों को प्रोवोक किया जाता है। और सबसे बड़ी जो बात होती है कॉन्स्पिरेसी की सबसे बड़ी बात होती है कि कॉन्स्पिरेटर्स को, आई वर्कड इन रिसर्च सेंटर्स माई सेल्फ, कॉन्स्पिरेटर्स को खुद नहीं पता होता देयर पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और उनको प्रोवोक किया जाता है और अपने एजेंडास को अचीव किया जाता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था, बड़ा अनफॉर्चुनेट तरीके से उसको हैंडल भी किया गया। और इट टुक अ रॉन्ग टोल कि शुरू शायद किसी और महाज से हुआ था, लेकिन उसको द वे स्लोली एंड ग्रेजुअली जो चीज़ें आगे बढ़ी वो ख़राब से ख़राबतर होती गई। लेकिन थिंग्स आर, प्राइम मिनिस्टर टुक अ टाइमली रिस्पॉन्स, थिंग्स आर सेटल नाउ, और इसके ऊपर फिर इंक्वायरी भी होगी और चीज़ें जो हैं बेहतर तरीके से सामने आएंगी। मैं अगर आपको एक चीज़ अगर इसमें ऐड करूं कि जो आपने यहाँ कश्मीर ये दुबई की प्रॉपर्टीज़ और उसकी बात की, मैं आज सारा दिन मेरे से प्रोग्राम में या जगहों पे पार्लियामेंट दोबारा नाम आए मीडिया वाले, दानियाल साहब, मैं इट इज़ नॉट अबाउट मियाँ साहब, इट इज़ नॉट अबाउट मियाँ साहब और एनी पोलिटिकल पीपल। मोना, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है टू अंडरस्टैंड कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जिस बंदे के पास भी, और ये मैं बड़ी दिल पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ, जिस बंदे के पास जो फाइनेंशियली सेटल्ड है, जिसके पास रिसोर्सेज हैं और जिसकी बच्चे कोई पढ़े लिखे हैं, कोई काम करते हैं, वो कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई उनसे पूछते हैं, कहते हैं करनी है, तो कहते हैं पाकिस्तान से बाहर अपनी इन्वेस्टमेंट करो। आज ये तो खाली चंद फ्लैट्स हैं ना, 2, 4, 3, मुझे बताएं जो इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान से बाहर चली गई, जो पाकिस्तान से इंडस्ट्रीज़ उठ के बांग्लादेश चली गई, जो और मुल्कों में चली गई, उसका कौन जिम्मेदार है? देखें, आप जब तक अपने बिजनेसमैन को,
बिजनेसमैन कम्युनिटी को बात की दानियाल साहब, उनको सेफ तरीके से उनको सेफ गार्ड नहीं करोगे। उसमें बात ये आ जाती है, काउंटर उस पे ये है कि अगर सियासतदान ही अपने लिए, मैं ये जो बात कर रहा हूँ सियासतदान मॉडल्स है ना दानियाल साहब, देखें इट इज नॉट अ मैटर, देखिए मोना नहीं ये दिस इज नॉट अ हाई मॉरल ग्राउंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप भी पढ़ी लिखी खातून है, मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूँ जिसने दुनिया देखी है, शऊर और चीज़ें समझते हैं। कोई रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल ये है कि आपने अपने मुल्क को, जहाँ लोग आपके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको आपने एक सेफ जगह बनानी है। जब तक आप नहीं बनाएंगे, ये रोल मॉडल कोई नहीं होता। रोल मॉडल जो है ना, रोल मॉडल वो है कि जहाँ सेफ, जहाँ मतलब कुछ भी नहीं है। को अगर आपने प्रमोट करना है, पहले आप खुद तो बने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने वाले, ये बात है। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, टू एवरीवन एल्स एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। दानियाल साहब आप कुछ कह रहे हैं, मैं फवाडा साहब की तरफ ये मामला लेके जा रही हूँ। फजलुर रहमान साहब ने भी आज एक बहुत अनोखी डिमांड उन्होंने की है। आप लेकिन कुछ कह रहे थे गालिबन, आप उस प्लीज कमेंट ऑन दैट। आप मुकम्मल कर लें, मैं फिर बात आगे ले जाऊँ। जी, मैं आई वांट टू ऐड वन थिंग कि देखें कि जो लोग डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास पैसे हैं, जिनका घर या कोई और उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, मैं आई एम फॉर वन ऑफ दोज पीपल जो कहता है इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो मैं कहता हूँ जिस पे हर्ज है, देखें आपने पाकिस्तान में कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की मैशत बेहतर हो, आप चाहते हैं कि आप बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करें, दुनिया से बाहर बिजनेसमैन पाकिस्तान आएँ, इन्वेस्टमेंट करें, तो आपने कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी और प्रोटेक्शन देनी है। जब तक आप ये दोनों चीज़ें बिजनेसमैन को नहीं देंगे, आप और मैं टॉक शोज में बैठ के हाई मॉरल ग्राउंड को जितवा सकेंगे या बातें कर सकेंगे, रियलिटी में हम कहीं भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने गवर्नमेंट ऑफ द डे है ना, ये आप ही तो देंगे, और कौन देगा? लेफ्ट और राइट देखें इसमें सबका रोल होगा। तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पॉलिटिकल पार्टीज, जुडिशरी। देखिए पाकिस्तान में जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ये डरता है कि मेरे कल बच्चों को उठा लिया जाएगा। कोई कराची में है तो ये डरता है कि मेरे घर में किसी को किडनैप कर लिया जाएगा। लोगों के पास, जिनके पास और ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो वो कहते हैं कि अब हमारे ऊपर अंदर से इतने डाकू पड़ जाएंगे कि हम अपना बिजनेस का सेटअप बाहर ले जाएं। जब तक आप उनको ये सिक्योरिटी नहीं देंगे, तमाम गवर्नमेंट्स, वो हमारी पार्टी हो, वो पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, जब तक बिजनेसमैन की हम बचपन में अंग्रेजी में पढ़ाते थे कि बिजनेसमैन है वो एक कबूतर की तरह है। वो इस तरह कि आप जिसको छत से एक दफा पत्थर मार दो, वो उस छत में नहीं बैठता। बहुत जरूरी, बहुत अहम बात है। लेकिन वही वाली चीज है कि एज गवर्नमेंट ऑफ द डे यू आर द वन हु हैज टू एड्रेस दीस इश्यूज। मौलाना साहब ने बहुत अहम बात की है, मैं उसकी तरफ लाती हूँ, फैसल साहब को सुनाती हूँ। इट्स नॉट अबाउट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मोना, आप मेरी बात को फिर समझ नहीं रही। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। खाली एक मिनट। इट इज नॉट वन गवर्नमेंट, इट इज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कि अगर मेरी गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर रही है तो कल आने वाली गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करेगी, तो वो अपना पैसा लगाएगा। 2 साल की, 3 साल की, 4 साल का बिजनेस कोई बिजनेस नहीं होता। की बात करें, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। जब सब स्टेक होल्डर्स इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो पाकिस्तान की बिजनेसमैन कम्युनिटी तब बेहतर होगी। क्योंकि इस वक्त इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम बैनुल अक़वामी सरमायाकारी लाना चाह रहे हैं ना मुल्क में। अब वो भी कहेंगे कि अगर आपको अपने लोकल इन्वेस्टर्स को और जो यहाँ पर पावर में बैठे लोग हैं उनको इतनी एप्रीहेंशन है, तो आप हमें क्यों बुला रहे हैं? मैं ये बात करना चाह रही हूँ। मौलाना साहब की सुनिएगा बात, फिर मैं पूछती हूँ, ये वाली बात आगे ले जाती हूँ। जो हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हो, हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए, फौरी इलेक्शन हो वाडा साहब और हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। शॉर्ट एंड स्वीट मुतालबा है मौलाना साहब का। देखिए मौलाना साहब, मैं तो नहीं आपको समझूंगा कि आप एनर्जी अपनी ज़ाया करें, बिकॉज अभी हम बहुत रेलेवेंट, बड़ी प्रोग्रेसिव, प्रोडक्टिव पाकिस्तान की बात करें, उनके इश्यूज़ की बात करें। दिस इज़ इररिलेवेंट फॉर मी। मौलाना साहब को मुतालबा दे रहे हैं? मुतालबा इज़ टोटली इररिलेवेंट। इट डजंट मेक सेंस ना। मतलब आपको ख्वाब देख लें तो वो ख्वाब पूरा तो नहीं हो सकता। आपको सोच करें मतलब तो छोड़े ना इन बातों का। वील सी टू इट व्हेन इट कम्स। अभी तो ये बहुत दिल्ली दूर है। मतलब आपको लगता है कि ये होने नहीं वाला और ना ये होना चाहिए? देखिए होने वाला भी नहीं है। अपनी परफॉर्मेंस के नीचे कोई गिर जाए कुछ महीने सालों में, वो एक अलग चीज़ है, बट किसी की फरमाइशी प्रोग्राम पे तो नहीं चलता ना मुल्क, नंबर 1।
नंबर 2 देखें, मोना साहब, दानियल साहब ने ये बात की, कंसिस्टेंसी जो है ना पॉलिसीज़ की बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप आए 2% कर दिया, दूसरा आए 24% कर दिया, बिल्कुल ठीक बात की। और जिसके पास पैसा है उससे आप ये सवाल कर सकते हैं कि तुम्हारे 1 रुपये तुमने क्या पूरा 1 रुपये बाहर लगा दिया, या 12 ने यहाँ लगाए, 4 ने बाहर लगाए, दैट्स ऑल्सो फाइन। आधा आधा भी लगाए तो फाइन है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज डिक्लेयर। हमारा प्रॉब्लम क्या? हमारा प्रॉब्लम है अदल और इंसाफ। अगर मेरे कोई पैसे खा जाए तो मैं इस मुल्क में अदालतों के थ्रू रिकवर नहीं करा सकता। अगर मेरे घर पे कोई कब्जा कर ले तो मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। बेवा यतीम मर रहे हैं, तड़प रहे हैं 40-40 साल से। देखिए हमारा इशू क्या है, अदलिया 141 नंबर के ऊपर है। जिस स्पीड से छक्के चौके मार रही है ये 300 पे चली जाए। क्रिकेट में तो हम 300 देते नहीं, यहाँ देख लेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं कि हम किसी जज के खिलाफ है, हम ये कह रहे हैं कि आपने भुट्टो साहब को फांसी दे दी, 40 साल के बाद आप हमें बता रहे हैं कि फांसी दे दी। हमें पैदाइश से पहले पता है कि उसको फांसी दी गई है अदालती निज़ाम में, जुडिशियल मर्डर था। सिंबॉलिक सज़ा आपने क्या दी? 0। आपने 14 साल जरदारी साहब को जेल रखा, कौन से कानून के तहत आपने रखा? ठीक है जी। आपने नवाज शरीफ साहब को, मेरे मुखालिफ थे उस टाइम के, ओवर द काउंटर पैसे ना लेने पे ब्लैक लॉ डिक्शनरी ला कर उनको फारिग कर दिया। फिर आपने इमरान खान साहब की चलती हुई गवर्नमेंट को इतवार के दिन, छुट्टी वाले दिन दफातर खोल दिए, पाबंद किया कि लो वोट ऑफ कॉन्फ्रेंस लो, गिरा दी। उसमें आप उस पे भी अदलिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गलत किया अदलिया ने इमरान खान साहब की हुकूमत। हमारा राइट था भाई, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नॉट पॉलिटिशियंस। वो कह रहे हैं आप जर्नलिस्ट हैं। नो कॉन्फिडेंस इलीगली उन्होंने खत्म किया था और असेंबली का सेशन उन्होंने खत्म कर दिया। इतवार के दिन किसी रेप विक्टिम के लिए खोला, फिर आपने इतवार के दिन ही, छुट्टी वाले दिन ही आप अपनी प्रेस रिलीज भेज देते हैं। फिर आप नस्ला टावर गिरा देते हैं, ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन टावर नहीं गिरा सकते। फिर आप अरबों डॉलर का नुकसान कर देते हैं रिकॉर्ड एक्ट के अंदर। 1 मिनट, अदालती अहकामात के तहत सस्ती रोटी पंजाब गवर्नमेंट करे तो आप कहते हैं हम इस पर स्टे ऑर्डर दे देंगे। 5 रुपए से 35 रुपए की रोटी है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं। हर काम PIA स्टे ऑर्डर, 2700 अरब रिकवर करने स्टे ऑर्डर, ये मीडिया हाउसेस के स्टे ऑर्डर चल रहे हैं टैक्स रिटर्न्स के अंदर। ये सारे स्टे ऑर्डर, जब सब कुछ आपको आता है, फिर आप कहते हैं कि जी इंटेलिजेंस एजेंसी हम में हरास कर रही है। भाई आप शवाहिद देंगे ना, जबानी कोई चीज नहीं है। आप तो शवाहिद दें, हम आपके साथ हैं। आप बेल देते हैं, जेल आप देते हैं, फिर आप कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। हाँ। अगर आपने जेल बेल दी है, खुल के काम करने देंगे तो हम इंसाफ देंगे ना। जब हम पे दबाव होगा तो दबाव पे तो खड़े हो जाए ना, बोले ये कितनी देर लगती सबूत पैदा करने में। आप इतने बड़े बड़े फैसले करते, जबानी तो नहीं कोई चीज होती ना। आपने इल्जाम लगाया, हम आपके साथ हैं। इल्जाम का जवाब शवाहिद से होगा, जबानी नहीं होगा। आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन, फतियाना साहब टू दिस एंड मोर, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आज चूँकि पार्लियामेंट में भी बहुत एक अहम बहस चली है और उसमें पीपल्स पार्टी ने बहुत अपना अहम जो एक स्पीच है उन्होंने की है, फिर बहुत उसका रिएक्शन भी आया है, हंगामा राई भी हुई है। दानियाल साहब भी ज़ाहिर पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, फतियाना साहब भी। फतियाना साहब, आपने स्पीच तो बहरहाल की है, बिलावल साहब ने गंदे अंडे भी कहकर पुकारा है। उन्होंने कहा आपकी तो तनख्वाह ही हलाल नहीं होगी जब तक आप मुल्क में किसी तामीराती काम में हिस्सा नहीं लेते, आप तमाम PTI के जितने वहाँ अरकान हैं। एक्चुअली जब बिलावल साहब ने स्पीच की, मैं हाउस से गया हुआ था, मैंने उनकी स्पीच सुनी नहीं है। और जब मेरी स्पीच हुई इस वक्त बिलावल साहब मौजूद नहीं थे हाउस में। अच्छा, उस वक्त वो नहीं थे? हाँ। वो नहीं थे, तो ऐसा कोई लेकिन ये है कि उस पर फिर हंगामा तो होता है ना, जब आप कोई लिमिट क्रॉस करते हैं या हदूद क्रॉस करते हैं तो थोड़ा सा हंगामा हुआ। फिर उस पर ज़ाहिर है PTI ने एहतजाज किया उस पर। तो मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को जो ख़ुद को कौमी रहनुमा समझते हैं, उन्हें शाइस्तगी का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस भी यही है कि आप अपनी मुद्दा बयान भी करें, अपना मौका भी बयान करें, दूसरों की बातों को रिबट भी करें, लेकिन शाइस्तगी का दामन भी ना छोड़ें। तो उसमें मेरा ख्याल है कि ये गंदे अंडे, आपको लगता है ये वाले कमेंट्स, क्योंकि बैरिस्टर गौहर कह रहे थे हज़फ करना चाहिए था। उन्होंने ये कहा है तो उसको मेरे स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे इसको डिलीट कर दें। हो गया, शायद डिलीट कर भी दिया हो तो। लेकिन ये है कि लेकिन उन्होंने ये भी तो बात अहम की है ना कि हकीकी आज़ादी की आप बात करते हैं और मुज़ाकरात आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। ये तनकीद तो जायज़ है ना पीपल्स पार्टी की, या नहीं? देखें, गुजारिश ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप पहले माहौल तो कायम करें ना। हम तो आज मैंने खुद भी कहा है कि हम मुज़ाकरात से कभी भी नहीं भागे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डे फर्स्ट मौक़िफ़ है, हम तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुस्बत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं।
लेकिन पर इसका एजेंडा मुकर्रर कर लिया जाए जिसमें आइन की बालादस्ती है, रूल ऑफ लॉ है, इंसानी हकूक़ की पजीराई है। जो जेलों में बंद पड़े हैं इमरान खान, जो हमारे बानी तहरीक इंसाफ है, उन समेत तमाम ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े जेलों में बंद हैं, उनको इमीडिएटली बेल आउट तो किया जा सकता है ना। फिर मुज़ाकरात होंगे। एक साल से पड़े हैं, बेल आउट करें, उसके बाद अदालतों को मौका दें, फैसला करें। या तो फैसले कर चुकी होती हैं अदालतें, अदालतों में फैसला तो आया नहीं है, और कई बीमार हैं, कई बुज़ुर्ग हैं। हम समझ चाहते हैं कि जेलों से निकालें, लोगों को घरों में भेजें, और उनके किसी घर में रोटी का इशू है, कोई माशी बुरान का शिकार है, कोई समाजी बुरान का शिकार है। तीसरा ये कि जो हमें एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक फार्म 45, 47, इस पर भी हमें तसल्ली होनी चाहिए कि अदालतों को दबाव से पाक किया जाए कि वो इंसाफ करें। हम तो इंसाफ की बात सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं है और इनके पास तो सबूत भी नहीं है जज हजरात के पास। पर मैं ये चाहता हूँ कि जुडिशल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्शन कमीशन की आज़ाद हैसियत, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, 4 फेजेस में इलेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक दानियाल साहब, ये आपने तमाम चीज़ें सुनी है। मैं कादिर साहब से भी पूछती हूँ, आप माहौल तो बनाए ना फिर मुज़ाकरात का। अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं सियासी पार्टी से हो, कम से कम बूढ़ों, बच्चों का, औरतों का, जिनके मुआशी जो कारोबार थे वो तबाह हो गए, अपोजिशन के लोग जेलों में साल भर से वो बेचारे पाबंदे सलासल हैं, उनके ऊपर ही थोड़ा रहम खा लिया जाए। देखिए, आपने यहाँ माहौल की बात की। देखिए, आज जब बिलावल साहब तकरीर कर रहे थे, उससे पहले पीटीआई के भाइयों ने तकरीबन 1.5 घंटा तकरीरें की और नॉन स्टॉप की। किसी ने उनको इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने उनको रोका नहीं। और जो ही बिलावल साहब तकरीर करने शुरू हो गए तो ये गाली गलोच करने शुरू हो गए, ये बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करने शुरू हो गए, जो इनका वतीरा है। तो देखिए, आप मफाहमत की बात तो उनके साथ करते हो जो अंडरस्टैंड करें और चीज़ों को आगे चलाना चाहें, या आप रीज़नेबल बात उनके साथ करते हो। ये तो वो लोग हैं कि जो जलाओ घिराओ की पैदावार है, ये मुल्क को आग लगाने के हामी हैं। ये कल भी आग लगाने के लिए तैयार थे, आज भी आग लगाने के लिए तैयार है। तो फॉर देम इट इज़ इमरान खान, एंड इफ़ नो इमरान खान, नो पाकिस्तान। ठीक है ना। तो ऐसे बंदे के साथ आप क्या चलो। आपने जब चलना, आप चीज़ें चल आगे तब लेके जा सकते हो जब वो अपनी गलतियों के, जिनके गलतियों के लिए माफ़ी मांगे, या माफ़ी नहीं मांगते तो एटलीस्ट उनको ये तो हो कि हम उसके लिए माफ़ी हैं। ठीक है ना। वी फील सॉरी फॉर इट, वी फील अशेम फॉर इट कि अपने शोहदाओं के घरों को, उनके मॉन्यूमेंट्स को आग लगाने वाले हमला किया। They should apologize for that. अगर इनका जो तरीका वारदात है, चीज़ें ये वो इसी तरह ही है, तो फिर इनके साथ कैसे चला जाएगा, या क्या इनके साथ बैठ के नेगोशिएट किया जाएगा। ये अपनी ज़ुबान कंट्रोल नहीं कर सकते, बातें ये कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी चीज़ें ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू ब्रिंग देम ऑन द सेम पेज। कादिर साहब, आपने सुना है वो कहते हैं कि कम से कम आप तो लॉयर हैं, वो कहते हैं 9 मई वाले, और अदालतों को फैसला करने देना। देखिए, अदालत ने तो आज भी कितना बड़ा रिलीफ दे दिया है बानी पीटीआई को। अलकादर केस से वो बरी हो गए, अब वो उनकी रिहाई अब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? आप लॉयर हैं, उनको अब अदालतें बरी कर रही हैं और रिहा कर रही हैं। देखिए, मैं तो राना सनाउल्लाह तो नहीं हूं कि मैं हवा में बात करके उनको बाहर आना चाहिए। जो फैसले होंगे वो तो अदालत करेंगे। मैं कौन होता हूँ आप कौन होता है फैसले करने वाले? और फिर ये वही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्तीफा दिया, अगले उसका जमानत दे दी है। आज सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खत लिखा, उसने कहा जो वीडियो लिंक है आपकी जरा बात सुनिए, क्या ही है। और फिर दूसरी बात ये, फैसल वाडा साहब ने बात की नस्लर टावर का। नस्लर टावर को जस्टिस गुलजार को इतना गुस्सा था, बोले बम से उड़ाओ। बाकायदा डॉन और जंग में इश्तिहार आया कि बम से उड़ाने का। ओ भाई, वो जो गरीबों ने जमा पूंजी किया था वो तो दरपदर हो गए। आप पहले उनको पैसा दिलाते, फिर जाके बम से उड़ाते। फिर उसके बाद साकिब निसार का आप देख लो, उसने कहा ये 5-6 MP है, मैंने तो मैं ऐसे उड़ा दूं। राइट, तो रिहाई होनी चाहिए कादिर साहब, रिहाई वाले से। ओके, ऑल राइट नाज़रीन, आई हैव टू थैंक ऑल द जेंटलमैन। मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन हमने बहुत एक महदूद वक्त में काफ़ी सारे आज इशूज़ को डिस्कस किए जो कि आज के दिन की बहुत टॉप स्टोरीज थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।